मैं आज योग की विशेष परिभाषा देने जा रहा हूँ। कारण है कि योग जब योगा हो गया तो हम लोग इसको सब कोई फॉलो कर रहे हैं, अर्थात हम लोग का जो विचारधारा है विदेश से ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री ने इस योग को विदेश तक ले भेज दिया, लेकिन ये वस्तुतः हमारे देश की और हमारे ऋषि मुनियों की देन है, जिसको हमें, इस विरासत को हमें समझना चाहिए। लेकिन जो योग की परिभाषा है, हम लोग यही समझते हैं कि आत्मा के परमात्मा से मिलन को योग कहते हैं, जुड़ना। लेकिन वस्तुतः इस पर गौर से अगर आप विचार करेंगे तो नदी सागर में मिल जाती है, फिर इसको नदी प्लस सागर नहीं कहते हैं, इसको फिर वो समुद्र बन जाता है, समुद्र का हिस्सा बन जाता है। तो कहने का मतलब इस योग के अंतर्गत आप स्वयं का अस्तित्व समाप्त होकर के उस परम अस्तित्व में समाहित हो जाते हैं, कुछ इस तरह की बात है। तो ये एक अलग प्रक्रिया है। कहने का मतलब खोजते खोजते खुद खो गया, जिसे खोजता था वो खुद हो गया। जब तक मेरा पता था तब तक तेरा पता नहीं, और जब तेरा पता चला तो मेरा पता नहीं। तो वन लूजेज हिज आइडेंटिटी कंप्लीटली एंड ही बिकम्स वन विथ दैट। ये है योग। लेकिन अब देखिए, कुछ एक टेक्निकल एग्जाम्पल से समझते हैं। ये किरोसिन ऑयल है। किरोसिन ऑयल रिफाइन कर दिया गया तो ये पेट्रोल बन जाता है और आपके गाड़ी में यूज होता है, और उसको भी रिफाइन किया जाता है तो एरोप्लेन में चलता है। तो कहने का मतलब इस किरोसिन ऑयल से आप एरोप्लेन नहीं चला सकते। तो कहने का मतलब हमारे अंदर अभी बहुत सारी अशुद्धियां हैं, तो उस स्तर पर, चेतना के उस स्तर पर नहीं जा सकते आप। तो यही कहने का मतलब है कि हमें अपने को धीरे धीरे योग के द्वारा, योग की क्रियाओं के द्वारा हमें अपने को रिफाइन करते जाना है और चेतना के उच्च स्तर को प्राप्त करते जाना है। और जैसे जैसे हम उच्च स्तर को प्राप्त करेंगे, एज आवर पर्सनालिटी इम्प्रूव्स, आवर हैप्पीनेस ऑल्सो इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन। तो इस सिद्धांत को लेते हुए हम एक तरह से आनंद की अनुभूति करें, योगानंद की अनुभूति करें, जो आत्मा के अंदर स्वयं निहित है, उसकी बात हम करते हैं। अब देख लीजिए, रामायण भी मुख्यतः योग के सिद्धांतों पर ही आधारित है। योग की एक ये भी परिभाषा भगवान कृष्ण ने दिया कि योगः कर्मसु कौशलम, और हमारे पाश्चात्य दार्शनिक जैसे प्लेटो ने कहा वर्च्यू इन एक्शन। तो ये सब चीजें जो है ये योग से ही संबंधित है। अब राम का वनवास होता है तो राम जाके अपने पिता से तो ये नहीं कहते हैं कि हेल्प पापा व्हाट यू आर डूइंग, वी आर 4 ब्रदर्स, गिव मी शेयर ऑफ 1। ऐसा तो नहीं कहते। क्या कहते हैं? धन्य जन्म जगति तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदारथ कर तलता की, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। हे पिताजी, आज मेरा जीवन धन्य है, क्योंकि पूरी प्रजा से मैं सुन रहा हूं कि राम तुम्हारा त्याग इतिहास में अमर हो गया। और इस तरह से जब बेटे की प्रशंसा पिता के कान में चली जाए तो बेटे का जीवन धन्य हो जाता है। इस प्रकार यह कह करके राम वन को प्रस्थान कहते हैं। और भूप असकह राम गवंतव किन्हा, अब भूप सोप बस उतर न दिन्हा, वो अपने मुख से नहीं कहते हैं कि तुम वन चले जाओ। तो इस तरह की परिकाष्ठा है। मैं तो ज्योतिषी हूँ, पारिवारिक समस्याओं को सुनता हूँ, लोगों को विचार देता हूँ, अपनी मंतव्य को देता हूँ, और उनके विचार से उनके जीवन शैली को सुधारने का और उनके सोच को सुधारने का प्रयास करता हूँ। खैर, तो इसमें ये देखिए कि ये सोच में जो परिवर्तन आप अपने में लाते हैं, विचार में जो, वो योग की ही करामात है। योग का अनुसरण कर करके आप अपने में एक चमत्कारिक अपने में बदलाव ला सकते हैं। तो इस तरह से राम का जब वनवास हो जाता है तो अंत में क्या होता है कि दशरथ की मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब एक पारिवारिक ऐसी भी घटनाएं हो सकती है जिसका प्रभाव इतना भी बुरा हो सकता है। अब मैं एक छोटे से और दृश्य में कि रामायण को एक आईएएस इसने कैसे उसमें इंट्रोड्यूस किया, बहुत अच्छा उसका प्रयास, बड़ा प्रशंसनीय है। आपको भी उसके सामने हम रख रहे हैं, इन चीज़ों को हम दिखा रहे हैं। थोड़ा सा इसको भी देखिए और फिर हम लोग चर्चा आगे करेंगे। यह है एक आईएएस बिटिया का इंट्रोडक्शन, आप स्वयं देखें।
सभा में उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण और भक्तगण को मेरी तरफ से शत शत प्रणाम। जब मुझे प्रियानाथ जी ने और इंद्राणी दीदी ने कहा कि आप यहाँ आके अयोध्या में अपना एक विचार रखिए, तो अब ये आईएएस बिटिया आपको बता रही है कि गुड गवर्नेंस क्या है। महात्मा गांधी ने जब राज्य को प्राप्त किया तो उसका ये मतलब नहीं था कि अंग्रेजों को हटा करके या फिर ऐसे ही घुसखोर लोगों को हम बैठा दें मंत्रियों को कि फिर वही का वही रह जाए। उनकी कल्पना राम राज्य की थी। तो वो जो है क्या कहती है, इसको भी आप देखें। ये सर्विस ज्वाइन किया, आईएएस ज्वाइन किया 2008 में। अभी मेरे को 14 साल हो रहे हैं। तो रामायण कैसे हमारे दैनिक जिंदगी में बस चुका है। हम लोग आपस में बैचमेट्स कह रहे थे कि 14 साल का वनवास पूरा हो गया। हम अपनी दैनिक जिंदगी में भी रामायण से शब्द लेकर बात करते हैं। जब हम लोग शुरू किए थे 14 साल पहले, तो हमें बोला जाता था आईएएस ऑफिसर का एक ही कर्तव्य होता है, गुड गवर्नेंस। अब ये आईएएस बिटिया आपको बता रही है कि गुड गवर्नेंस क्या है। महात्मा गांधी ने जब राज्य को प्राप्त किया तो उसका ये मतलब नहीं था कि अंग्रेजों को हटा करके या फिर ऐसे ही घुसखोर लोगों को हम बैठा दें मंत्रियों को कि फिर वही का वही रह जाए। उनकी कल्पना राम राज्य की थी। तो वो जो है क्या कहती है, इसको भी आप देखें। फिर ये आईएएस बिटिया पर्यावरण के विषय में अपनी कुछ बातें रखती है, वो भी विचारणीय है। इसको आप देखें। था कोई बाढ़ नहीं, कोई सूखा नहीं। कहीं ना कहीं हम लोगों ने प्रकृति के साथ कुछ अन्याय किया है, पेड़ काटे हैं, जिसको आज हम जाके भुगत रहे हैं। कहीं सुनामी आती है, कहीं अगर आप पहाड़ के क्षेत्रों में अगर पेड़ काटेंगे तो बाढ़ आएगा, नीचे के क्षेत्रों में अगर आप पेड़ काट के रखेंगे सूखा पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमने अब एक बहुत बड़ी चीज आपके सामने रखा जा रहा है, जो मुझे भी पता नहीं था कि भाई भारतीय संविधान का जो मूल रूप था उसमें भी राम राज्य का फोटो था। तो ये हमको उसके वीडियो से ही मुझको पता चला। आप भी देखिए, बहुत ही उसने तथ्यपूर्ण बात आपके सामने रखी है, देखिए। प्रेरणा स्रोत मिले हैं। मैं एक संविधान का एक चित्र आपके साथ साझा करना चाहूँगी। संविधान का जो भाग 3 है वो हर नागरिक के फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में कहता है। देखिए, ये संविधान का ओरिजिनल कॉपी है। आपको बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने बुक्स मिले हैं उसमें आपको ये इलस्ट्रेशन या चित्र नहीं मिलेगा। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उन्होंने ये इलस्ट्रेशन को चुना कि ये आएगा, हम इसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स माने मौलिक अधिकार। ये चित्र क्या है? राम सीता लक्ष्मण को लेकर वापस आ रहे हैं, लंका पर विजय पाकर अयोध्या लौट रहे हैं। अयोध्या में आके राम राज्य की स्थापना होने वाली है। ये चित्र को लिया गया है हमारे संविधान में एज एन इलस्ट्रेशन। यहाँ से हमको प्रेरणा मिलती है कि राम राज्य में किस तरह के मौलिक अधिकार सब नागरिकों को देना चाहिए। तो ये मौलिक अधिकार हमारे संविधान में आए हैं। कैसे अधिकार आए हैं? सबको समानता का अधिकार। राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। आपकी कोई भी भाषा हो, आप नर हो नारी हो, आप किसी भी जाति के हों, आप किसी भी मजहब का पालन करते हो, संविधान सबके लिए एक है। कानून सबके लिए एक है, कोई अलग अलग कानून नहीं है। सबको जीवन स्वतंत्र। अब रामायण से कैसे परिवर्तन हो सकता है, ये भी बहुत ही गौरपूर्ण तथ्य है जो उस बिटिया के मुंह से सुनिए, आईएएस बिटिया के मुंह से। रोज सुबह राम क्या करते थे? प्रातः काल सरव करी मज्जन, बैठे ही सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखा नहीं, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। हर रोज सुबह सरयू के तट पर सभी ज्ञानी पुरुषों के साथ बैठकर वशिष्ठ के मुंह से वेद पुराण का पाठ सुनते थे। राम हालांकि सब कुछ जानते थे, फिर भी वो वहाँ बैठ के सुनते थे। इससे मुझे सबसे बड़ी सीख मिलती है कि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, कोई पदवी नहीं होती। आप एक पदवी में पहुंच गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीख नहीं सकते। अगर श्री राम बैठकर सीख सकते हैं राजा बनने के बाद, तो हर अधिकारी को, हर प्रशासनिक अधिकारी को चाहिए कि हाँ, आप अपनी मस्तिष्क को खुला रखिए, हर तरफ से आप सीख को लीजिए, ज्ञान बढ़ाइए। फिर भ्रष्टाचार को कैसे मिटाया जाए, इस पर भी उसके तथ्य जो है विचारणीय है। प्रजा, अगर मैं कहूँ कि ऐसा कोई एक गुण अगर मैं निकालना चाहूँ जो मुझे लगता है कि रामायण से मिला है, 1 या 2 गुण अगर मैं निकालना चाहूँ, तो मैं कहूँगी सबसे बड़ा मुझे जो गुण निकल के आता है, जो सबको लेना चाहिए।
अंत में वो समर्पण करती है कि जाको राखे साइयाँ मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके जो जगबैरी हो। वो उसका आत्मविश्वास, तो पावर डज नॉट रिजाइड इन द बैरल ऑफ गन, ये इट रिजाइड इन द हार्ट ऑफ मैन। तो ये बिटिया में मैं महादुर्गा की तस्वीर देख रहा हूँ, कितनी बोल्डली बोल रही है, और मैं इसको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि ऐसी ऐसी IAS अफसर हमारे अगर इसमें आ जाएं, देश में हों, तो फिर देश का कायाकल्प हो जाएगा। जय माँ दुर्गे। तो उसको क्या कोई कर सकता है, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। इसी बात पे कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। रामार्पणमस्तु। जय भारत, जय हिंद।